हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। हमारी जो मैथ्स की क्लासेस चल रही थी उसमें घनाभ हो चुका है और घन का टॉपिक हो चुका है। बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और मैंने आपको इक्वेशन करने के लिए दिया था, वो आपने किया या नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपसे हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो आप इसको अभी देख लेना। तो सबसे पहले मैं घन को एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम घन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक बेलन पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट के लिए सिलेबस में 5 ही टॉपिक दे रखे हैं ज्योमेट्री में: घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। तो हमारा अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। घनाभ हो गया और ये घन चल रहा है। तो पहले एक बार इनके फॉर्मूलेज को देख लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसमें। तो इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखना, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए वो ये था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखना कि एक घन एवं उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात पूछा है। एक तो हमें घन का आयतन का अनुपात देखना है और इस घन के अंदर एक गोले को फिट कर दिया। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि हमारा कमरा है घनाकार, ठीक है। अब कमरे के अंदर एक गोला रखो। अब गोला पूरा कमरे के अंदर आना चाहिए, तो गोला कमरे के अंदर आएगा तो ये समझो कि गोले के जो दोनों सिरे हैं ना, वो दोनों दीवारों के टच होंगे। मतलब दोनों दीवारों के आमने सामने की, चारों दीवारों की, छतों पर सभी की वो गोला टच होगा। इसका मतलब गोले का जो बीच की जो लंबाई है, मतलब उसका जो व्यास है, गोले का व्यास किसके बराबर हो जाएगा? उस कमरे की लंबाई के बराबर। क्योंकि कमरा घनाभाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी सेम है। तो गोले का व्यास उस कमरे की लंबाई के बराबर हो जाएगा, मतलब घन की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोले की हमारे पास क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। और घन का हम आयतन निकालेंगे, फिर गोले का आयतन निकालेंगे। इस प्रकार से उनका अनुपात ही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको समझने के लिए ये मान लीजिए हमारा कमरा है घनाकार, ठीक है। ये घनाकार कमरा है और इसके अंदर हमें एक गोले को फिट करना है। इसके अंदर हम एक गोले को फिट करेंगे तो ऐसे तो इसमें मतलब ये 2D या 3D में समझ में आता है अच्छे से, लेकिन आप कमरे को इमेजिन करके देखोगे तो समझ आओगे। तो इसकी जो ये बीच की दूरी होती है ना, 2D में ये चीज़ कम समझ में आती है। वैसे कमरे को इमेजिन कर लो और बीच में गोला रख दिया तो उसका जो व्यास होता है वो उसकी लंबाई के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने ये देखा है कि घन की लंबाई क्या है। हमने घन की लंबाई या भुजा क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, उसको ए मान लिया। और घन की जो भुजा है वही क्या है? गोले का व्यास। गोले का व्यास और घन की भुजा बराबर है, तो गोले का व्यास भी हो गया क्या? ए हो गया। क्योंकि ये व्यास है गोले का और हमें त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2। a/2 इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात। तो क्वेश्चन के अनुसार घन का आयतन बटे गोले का आयतन हमें निकालना है। बटे गोले का आयतन, अनुपात का मतलब बटे के रूप में लिखते हैं हम। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा ए दे रखी है तो ए का क्यूब लिख दिया हमने, ठीक है। फिर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? इस क्वेश्चन में है ना, घन और गोला मिक्स करके आ गया। अभी आपको गोला पढ़ाया नहीं है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। और आर का मतलब यहाँ त्रिज्या ए है, ए नहीं, a/2, a/2 का क्यूब। इस प्रकार से लिखेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। हमारे पास त्रिज्या कितनी है? a/2, तो हमने a/2 का होल क्यूब लिख दिया। अब इसको देखना सोल्व कैसे करेंगे। ये a क्यूब तो ऊपर है ही। अब जो बटे में संख्या होती है ना, बटे में जो संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है। मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो गुणा के अंदर ऊपर चला गया 3। फिर नीचे क्या बचा? 4 बचा, पाई बचा और 1/3 बचा। और ये जो बटे में जो 2 है ना, क्योंकि a/2 है तो 1/3 भी 3 है और 2/3 भी 3 है, तो 2/3 भी क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा।
2 की घात 3 को हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 को हम 8 लिखते हैं। अब इसको काट के सॉल्व करेंगे तो देखना 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ऊपर क्या बचा, 6 बचा, ऊपर तो बचा 6 और नीचे क्या बचा, पाई बचा। इसका मतलब इसका जो अनुपात है वो आ गया 6:पाई। क्वेश्चन में आयतनों का अनुपात ही पूछा था और अनुपात को हम बटा के रूप में लिखते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखे इसको सोल्व किया तो 6:पाई इसका आंसर आ गया और 6:पाई हमारे पास दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया, कहाँ मिस्टेक हुई, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। मैं बहुत ही आराम से तसल्ली से धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपके ना रहे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को इमेजिन करते हैं कि हाँ लंबाई पूछेगा, ऐसे पूछेगा, लेकिन कोरों का नाम भी पूछ सकता है क्योंकि हमने देखा था कि घन में कोर कौन सी होती है, इनको हमने कोर कहा था। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो इनको हमने कोर कहा था, तो इनको हमने 12 कोर या किनारे, तो ये कोर होती है, तो ये क्या होती है, इसकी भुजाएं होती है, तो इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है, दोनों घनों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात पूछा है और घन में भुजा सेम ही होती है तो दोनों का अनुपात आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखो, 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो पहले हम दोनों घनों की जो भुजाएं हैं वो अलग अलग मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट घन की भुजा हमने A1 मान ली और जो सेकंड घन है सेकंड घन की भुजा हमने A2 मान ली। ये तो हमने मान लिया क्योंकि भुजा होगी तभी हम आयतन निकाल पाएंगे। अब आयतनों का अनुपात दे रखा है तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो पहले घन का आयतन तो हो जाएगा भुजा क्यूब मतलब A1 का क्यूब बटे दूसरे घन का आयतन हो जाएगा A2 का क्यूब, बराबर हमारे पास अनुपात के रूप में आयतन दे रखा है 8:125, तो हम इसको 8/125 लिख लेंगे। अनुपात का मतलब बटे के रूप में ही लिखते हैं। अब देखना इसको सोल्व कैसे करोगे, यहाँ पे क्यूब है तो इधर वाली संख्याओं को भी हम क्यूब के रूप में लिखेंगे, तो ये है A1 क्यूब A2 क्यूब बराबर, इसको 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 2 को 3 बार गुना करके या 2 की घात 3 को सोल्व करेंगे तो 8 आएगा बटे 5 का क्यूब 125 होता है। अब देखना इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड घाते 3 है, इसको और सोल्व ऐसे करेंगे A1/A2, ऊपर वाले की भी 3 घात है नीचे वाले की भी 3 घात है, तो हम पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 2/5, इस पूरे की घात 3 लिख देंगे क्योंकि अलग अलग घात दे रखी है तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, इसको खोलेंगे तो यही आएगा। अब देखो दोनों साइड घातें सेम है तो आपस में कट जाएगी, तो ये बचेगा A1/A2 बराबर 2/5। अब A1/A2 का मतलब होता है A1:A2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें भुजाओं का अनुपात ही पूछा है, जो कोर होती है वो भुजाएं होती है, कोर को भुजा ही कहते हैं, तो कोरों का अनुपात क्वेश्चन में पूछा है तो ये कोर मतलब भुजाओं का अनुपात हमारे पास आ गया 2:5, तो 2:5 हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कुछ लेंथ टाइप के क्वेश्चन ही लेके आई हूँ मैं, इजी क्वेश्चन तो हम वैसे भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तो आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। जो इजी साइंस पब्लिकेशन मैथ्स की बुक है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ओल्ड क्वेश्चन भी है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या और कहीं से भी आपको कोई बुक आपको अच्छी लगे तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब हर बुक अपनी जगह अच्छी रहती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखना कैसे सोल्व करेंगे। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है किसी न किसी में, ये शायद रीट में ही आया हुआ है, मैं लिखना भूल गई, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी।
इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक ही तरीका होता है कि टुकड़ों की संख्या निकालेंगे ना, टुकड़ों की आवश्यकता होगी तो बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन का आयतन का हम भाग दे देंगे तो टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। ये सभी के लिए लागू होता है ये फॉर्मूला। अगर यहाँ घनाभ की बात हो तो बड़े वाला जो घनाभ है उसके आयतन में छोटे वाले घनाभ का भाग दे देंगे। यदि यहाँ घन की बात हो तो भी ऐसे करेंगे, गोला बेलन शंकु जिसकी भी बात हो ना, सबका यही फॉर्मूला लगेगा। तो शॉर्ट में बताऊँ क्या इसको, एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, मतलब 5-5 सेंटीमीटर के हमें घन बनाने हैं इस बड़े वाले घन के, तो कितने टुकड़े बनेंगे, तो टुकड़ों की संख्या का ये फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन का सभी का फॉर्मूला यही होता है कि टुकड़ों की संख्या हम निकालेंगे ना, टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। अगर इसमें हम भाग देंगे तो टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। तो बड़ा घन 15 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन हो गया, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा घन हो गया। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो बड़े वाले की भुजा 15 है तो 15 का क्यूब 15 गुणा 15 गुणा 15 कर देंगे। छोटे वाले का क्यूब 5 है भुजा तो 5 गुणा 5 लिख देंगे। अब इनको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो टुकड़ों की संख्या हो जाएगी 27 और हमारा आंसर हो गया नंबर 3। 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारा घनाभ का टॉपिक कंप्लीट हो गया, घन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बेलन को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट बेलन को हम पढ़ेंगे। बेलन मतलब सिलेंडर। सबसे पहले इस प्रकार से होता है हमारा सिलेंडर, सभी के घरों में होगा सिलेंडर। तो ये बेलन है, ये इसका आधार हो गया, मतलब ये आधार है मान लो, दोनों साइड के सिरे हो गए, और ये बीच का पृष्ठ हो गया। तो बीच का पृष्ठ होता है उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, मतलब ये जो बीच का पृष्ठ होता है ना किसी भी आकृति का, उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब देखना इस बेलन के अंदर ये नीचे ये त्रिज्या है, ये ऊपर वाली ये भी त्रिज्या है, क्योंकि दोनों सिरे समान ही होते हैं बेलन में। और ये बीच वाली इसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये ऊंचाई हो गई, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये त्रिज्या सेम सेम ही है तो आर आर लिख दी हमने। अब देखना बेलन में क्या क्या होता है। बेलन का एक तो वक्र पृष्ठ होता है, और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, और एक बेलन का आयतन होता है। तीन ही टाइप के फॉर्मूले होते हैं बेलन में। इस ज्योमेट्री में यही है कि हमें बस फॉर्मूले याद करने हैं, और इनकी वजह से कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस कैलकुलेशन हमें प्रैक्टिस करने से अपने आप आने लग जाएगी। तो इसके फॉर्मूले तो हमें याद होने ही चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इनके क्वेश्चंस के लिए कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता। अब देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब ये बीच वाला भाग होता है बेलन का। ऊपर नीचे वाले भाग को हटा देंगे तो जो बीच का पोर्शन बचेगा ये वक्र पृष्ठ होता है बेलन में। अब देखना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं संपूर्ण का मतलब पूरा बेलन ही हो गया, तो इसमें बीच वाला भाग भी आ जाएगा, और ये ऊपर वाला भाग भी आ जाएगा, और नीचे वाला भाग भी आ जाएगा। तो तीनों भागों को हम जोड़ लेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो तीनों भागों को, ये तो मैं समझाने के लिए ही बता रही हूँ, हमें इतना याद नहीं रखना, हमें तो केवल फॉर्मूला याद रखना है 2πr कोष्टक h+r। ये तो कि हमें कई बार हम फॉर्मूला भूल जाए, निकाल के भी हम देख सकते हैं, तो इसलिए इसको समझाना ज़रूरी है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र हो गया 2πr/h, बीच वाला भाग πr², 1πr² ऊपर वाला, 1πr² नीचे वाला। इसको हमने πr² क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो वृत्ताकार हिस्सा है इसका, ये वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, बीच वाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो गया 2πr/h, और ऊपर वाले वृत्ताकार जो पोर्शन है उसका क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि वृत्त का πr² होता है तो ये वृत्ताकार ही है, त्रिज्या r है, तो πr² इसका हो गया, इसका भी πr² हो गया। तो πr² + πr² मतलब 2πr² हो गया, और ये 2πr/h अपनी जगह है।
अब यहाँ से इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन लिया, 2 पाई आर कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया एच प्लस यहाँ बच गया आर, आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर आ गया, अंदर एक आर बच गया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। मेनली फॉर्मूलों को याद करने पे फोकस करना है, ऐसे याद नहीं होता, बार बार लिख के याद कर लो। फॉर्मूले एग्जाम तक तो बिल्कुल अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे इस टाइप के। अब आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आयतन को, क्योंकि ये एच तो है ऊंचाई और पाई आर स्क्वायर क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल। वैसे तो पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि अभी हमने देखा था, लेकिन जो बेलन का आधार है वो वृत्ताकार ही तो है। तो बेलन का आधार वृत्ताकार है, इसलिए इस पाई आर स्क्वायर को हमने आधार का क्षेत्रफल कह दिया गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आधार का क्षेत्रफल देख के वैल्यू दे दी होती है और ऊंचाई हमें पूछता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आयतन को भी हम आयतन को ही हम आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे फॉर्मूले हुए, सूत्र याद होने ही चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बेलन का एक भाग और होता है खोखला बेलन। इसको हम समझ तो लेते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया नहीं, मतलब कम ही क्वेश्चन आते हैं, कभी आया नहीं इससे क्वेश्चन किसी एग्जाम में, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, पता नहीं आ जाए तो। और बेलन का ही पार्ट होता है खोखला बेलन। इसे कहते हैं कि बेलन के अंदर बेलन है। खोखला मतलब जैसे अंदर से आर पार हम देख सकते हैं और ये बेलनाकार आकृति है, तो ये हो गया खोखला बेलन। खोखले बेलन में ये तो हो गई त्रिज्या, अंदर वाले की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर और बाहर वाले की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, और ये इसकी ऊंचाई हो गई एच। सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। स्मॉल आर क्या है, छोटे बेलन की त्रिज्या। कैपिटल आर क्या है, बड़े वृत्त की, उस ये वृत्त नहीं, यहाँ बेलन आएगा, बड़े वृत्त, हाँ छोटे वृत्त की, क्योंकि ये वृत्ताकार हिस्सा है ना, तो भी इसको बेलन कह दो चाहे वृत्त कह दो। वैसे देखिए ना, तो ये बेलन की बात कर रहे हैं, तो ये बेलन की ये त्रिज्या हो गई, और वैसे ये वृत्ताकार सिरा है, तो इसकी त्रिज्या मैंने यहाँ बेलन ही लिख देती हूँ। चलो वैसे तो बात एक ही है। कैपिटल आर है वो बड़ी बेलन की त्रिज्या हो गई, ठीक है। एच क्या है, ऊंचाई दे रखी है। इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। अब इनका जो फॉर्मूला है वो भी हम देखेंगे। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखना कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। अभी अपने ऊपर देखा था 2 पाई आर होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन के अंदर दो पोर्शन हो गए, एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो दोनों ही क्या हो गई, वक्र पृष्ठ हो गई। तो हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे, बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर ले लेंगे, अंदर वाले की स्मॉल आर ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा खोखले बेलन का। तो ये 2 पाई कैपिटल आर है, ये तो बाहर वाला बेलन हो गया और ये अंदर वाला बेलन हो गया 2 पाई स्मॉल आर एच। अब यहाँ से 2 पाई एच हम कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अंदर बच जाएगा। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई एच कोष्टक आर प्लस आर, कैपिटल आर आर प्लस स्मॉल आर। फिर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, दोनों तो वक्र पृष्ठ आ जाएंगे, और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों वक्र पृष्ठ आ जाएंगे। तो ये दोनों वक्र पृष्ठ का तो यही हो गया जो पहले जस्ट आ ही गया। अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये दोनों वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया। अब ऊपर वाले का निकालेंगे तो इस बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले को घटा देंगे, तो ये वाला इसका ये सिरा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले में भी यही करेंगे कि बड़े वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे, तो ये जो बचा है ना खोखला सिरा हिस्सा, खोखला इससे हट जाएगा, तो ये जो भरवा बचा है वो बच जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी कि दोनों तो वक्र पृष्ठ हो गए, प्लस
ये हो गया 2πr² माइनस 2πr²। ये हो गया इसका क्षेत्रफल नीचे वाले का, और ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल है कैसे निकाला, 2 कैसे किया, क्योंकि दोनों को एक साथ ही लिख दिया। क्योंकि हम इसको भी ऐसे ही लिखते कि इस बाहर वाले में से अंदर वाले का घटाते तो बाहर वाला वृत्त πr² कैपिटल और स्मॉल πr² वाले को घटा देते, तो हमने दोनों को साथ लिख लिया। तो 2 कैपिटल R², 2π कैपिटल R² यानी कि बड़े वाले, दोनों बड़े वालों में से माइनस 2π स्मॉल R² दोनों छोटे वालों को घटा दिया। इस प्रकार से इसको खोल के लिख दिया। अब यहाँ से 2πh कॉमन आ गया तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बच गया, प्लस यहाँ से 2π कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। इसको हम कई बार ये होता है कि ये हमें याद नहीं रहता तो हम इसको कैलकुलेशन करके भी इसको निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर सूत्र आ जाए तो हमें ध्यान में नहीं आए तो हम कैलकुलेशन से इसको निकाल सकते हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है आयतन। आयतन होता है बड़े वाले का आयतन पाई कैपिटल R²h माइनस छोटे वाले का आयतन पाई स्मॉल r²h। क्योंकि आयतन के लिए बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो ये जो भरवा हिस्सा है, भारी हिस्सा है, उसका आयतन आ जाएगा। खोखले हिस्से का आयतन हमें नहीं निकालना है, ठीक है। तो चारों तरफ का जो हिस्सा है उसका आयतन आ जाएगा। तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को घटा देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे। यहाँ पे देखो πh कॉमन आ गया तो यहाँ कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² बच गया। इस प्रकार से ये सूत्र हमें याद रखने हैं। अगर खोखला विलन का सूत्र हमें याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर आ भी जाए तो अगर हमने समझ लिया तो हम वैसे निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन जो बेलन है उसके तो हमें सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। खोखले बेलन के कम ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताती हूँ आपको, वरना लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन और रह गए वो करके बता दूँगी। इस वीडियो में देखना कि एक लंबवर्तीय बेलन की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है। जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लो, सूत्र याद है तो आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ये थोड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई, वैसे देखा जाए तो लंबाई और ऊंचाई एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लंबाई या ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे दी। बेलन की लंबाई या ऊंचाई हमें दे रखी है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन की आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें, आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मतलब आर का मान हमें दे रखा है, आर दे रखा है और एच दे रखा है। और अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ तो दे ही रखा है, हमें फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है। सबसे पहले पूछा है इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हमें वैल्यू ही रखनी है, 2 इंटू पाई का मान हम रख देंगे 22/7 इंटू आर क्या दे रखी है, त्रिज्या 7 दे रखी है और एच कितने दे रखी है, 20 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको गुणा करो, 2 दूनी 4 और 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 22 हो गया 88 और ये 0 यानी कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया तो हम इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr कोष्ठक h प्लस r होता है। अब जो जो वैल्यू दे रखी है सारी वैल्यू दे रखी है तो वो इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दे रखा है क्वेश्चन में 7, फिर एच कितनी है 20 दे रखी है, प्लस आर कितना 7 दे रखा है। तो ये हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 44 हो गया और गुणा इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो 20 और 7 27 हो गए। अब इसको गुणा करेंगे। अब देखो मैंने शॉर्ट वीडियो में गुणा की ट्रिक भी बता रखी है, तो इस टाइप के गुणा आएंगे तो हम देखना कैसे करूँगी। मैं तो ऐसे करती हूँ, पहले तो 7 को इस संख्या से गुणा कर लूँगी, 7 चौक 28,
7 चौको 28 और 2 30। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो 2 से करूँगी, 2 के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 मैंने लगा लिया। अब 2 से इसको कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारा ये हो गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से हम एग्जाम में कैलकुलेशन करके गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हम गुणा के लिए अलग से तो करना नहीं है, ऐसे ही करेंगे। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है, मतलब बार बार करोगे तो इसकी आदत हो जाएगी, तो इजीली हम गुणा आराम से कर पाएंगे कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब आता है आयतन, बेलन का आयतन निकालेंगे। अब हम बेलन के आयतन को जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू ही रखनी है, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू त्रिज्या 7 दे रखी है तो 7 इंटू 7 हो गया, ऊंचाई दे रखी है 20। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इंटू 20। अब इसको गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 और 1 3। सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन आ गया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री में सारे सूत्र याद कर लो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते लिखते सोल्व करते जाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। और अब मैं नेक्स्ट आपके कल के लिए दे रही हूँ क्वेश्चन। मैं बाद में बताऊँगी, मैं कल नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगी, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करनी है। देखिए इसका आंसर आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस जितना खुद के दिमाग से करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। एक तो ये क्वेश्चन करके देखना और कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना। और एक क्वेश्चन ये है, ये रीट 2018 में आया हुआ है। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, वह इसका आयतन 848 मीटर क्यूब है। खंभे की लंबाई कितनी है, और यहाँ पाई का मान 22/7 रखना है। ये रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करके ज़रूर देखना और कमेंट में इनका आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।